नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, प्रोफेसर रिटायर्ड, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पूर्व सलाहकार, हरियाणा किसान आयोग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट से अवगत कराऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी कृषि के लिए। और ये रिपोर्ट भारत के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पूर्व DG ICAR, पूर्व सेक्रेटरी डेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा किसान आयोग, डॉक्टर RS पड़ोदा के नेतृत्व में बनी एक महत्वपूर्ण कमेटी ने सबमिट की 30 अगस्त 2019 को भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र को। और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका लगा और मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ा। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस रिपोर्ट के बारे में जो भी एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जानना चाहिए, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं या अनुसंधान में लगे हुए हमारे वैज्ञानिक हैं या प्रचार प्रसार में लगे हुए फील्ड फंक्शनरीज हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं उनको, या जो FPOs हैं या जो कृषि से जुड़े हुए NGOs, MSMEs, स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स, उन सबको इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहिए। और इसमें जो छिपी हुई बातें हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए क्या चैलेंजेस हैं, आगे क्या और चैलेंजेस आने वाले हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है उसके बारे में सब कुछ बताया गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अच्छा डॉक्यूमेंट है कि हमारे जो योजनाएं बनाने वाले लोग हैं या योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट साबित होगा। और मैं समझता हूँ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर इस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज किसानों के बीच में जाएगा, जिसमें किसानों को सबलता मिलेगी और किसानी को भी सशक्तिकरण करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, हम सबको पता है जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं कि 1964-65 में एक अभियान शुरू हुआ था परंपरागत खेती से उन्नत खेती की तरफ जाने का। और उस अभियान में सब लोग जुड़े। हमारी सरकार ने नीतियाँ भी बदली और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिन रात काम करके नई नई तकनीकें निकालीं, और जो प्रचार प्रसार में लगे थे उन्होंने बहुत ही दक्षता के साथ नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया। और किसानों ने बड़ी मेहनत से उन तकनीकों को अडॉप्ट किया। उसका परिणाम ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया, और हम एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट हो गए फूड के बारे में। लेकिन उस समय जब ये अभियान शुरू हुआ था परंपरागत खेती से उन्नत खेती की तरफ जाने के लिए, उस समय हम फूड डेफिसिट स्टेट थे। और आज जब उस समय पॉपुलेशन थी 36 करोड़ और आज उसमें 100 करोड़ और ऐड होकर 136 करोड़ हम हो गए, तो हम फूड सरप्लस स्टेट हैं। लेकिन फिर भी आज हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं कि हमें अब दूसरा मोड़ लेना है कृषि में। कृषि हमारी बीमार होते जा रही है, इसमें चैलेंजेस बहुत आते जा रहे हैं और आगे और भी समस्याएं आने के लिए दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी दिखाई दे रही हैं। तो हमें किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करना है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को हार्वेस्ट करना है, इस तरफ अगर हम अभी नहीं सोचेंगे और उस तरह से हम नहीं एक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स हो सकता है। और इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 55% पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और न जाने कितनी इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और हमारी GDP में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें लगभग 16% है, जबकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो परफॉर्मेंस अपनी क्षमता से कम कर रही है। अगर इसकी पूरी क्षमता हो तो इसका कंट्रीब्यूशन GDP में बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि कई बार ये रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, फिर भी आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती हैं। उसका कारण ये होता है कि कई बार भाषा का अवरोध इन रिपोर्ट्स से आदमी को दूर रखता है, और कई बार समय नहीं होता लोगों के पास पढ़ने का, और बहुत सारे और भी अवरोध ऐसे होते हैं जिनके कारण रिपोर्ट्स कई बार पता ही नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एक वीडियो के फॉर्म में डाला जाए, और मैंने पूरी रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा, और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो में और बाकी दूसरी चीज़ों में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए अलग अलग डालना वो अच्छा रहेगा, मैसेज दूर तक जाएगा। ये
उद्देश्य मेरे मन में है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस रिपोर्ट को अवश्य देखें, क्योंकि उस रिपोर्ट में बहुत कुछ है और उसको जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप कृषि को और कृषि से जुड़े हुए, चाहे वो व्यवसाय हैं, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे युवा हैं और चाहे किसानी हैं, उसको सशक्त करने में नेशन की मदद करेंगे। हम लोग जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान फॉर ए सिक्योर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे यूनाइटेड नेशंस का वो एजेंडा है, जैसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, सतत विकास लक्ष्य, ये सार्वभौमिक हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी एजेंडा है। और इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी पीछे न रहे, जितने भी देश हैं जो पिछड़ गए हैं वो आगे आएँ और विकास की दौड़ में आगे बढ़ें। इसके लिए ये एजेंडा काफ़ी डिस्कशन के बाद बनाया गया और ये लक्ष्य तय किए गए कि क्या क्या लक्ष्य हमें अचीव करना है। 193 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये डिसाइड किया कि जो टाइमलाइन है वो 2030 तक हमें ये अचीव करना है। इसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत को भी ये गोल्स अचीव करना है। और इसी तरीके से उसी पीरियड में 2015 में पेरिस ट्रीटी हुई जो क्लाइमेट से रिलेटेड है। इसमें पर्यावरण की रक्षा करना और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस टेम्परेचर की बढ़त को इस सेंचुरी में 2 डिग्री सी से ज़्यादा ना हो जाए, उस पर काम करना है। बल्कि ये 1.5 डिग्री सी तक ही इसकी बढ़त रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसके तरफ भी काम करना है। तो इस रिपोर्ट के पीछे ये दोनों चीज़ें छिपी हुई हैं। और तीसरी चीज़ ये भी छिपी हुई है कि जो हमारे देश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किसानों की इनकम डबल हो जाए 2024 तक, तो वो कैसे करना है, कहाँ कहाँ करेक्शंस हमें करने हैं, क्या क्या हमें किसानों को बताना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। और यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं, उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के कारण भी वो पिछड़ रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए और उनके निवारण के लिए काम किया जाए। अब आप ये देखिए कि साउथ एशिया में 486 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पुअर हैं और फूड इनसिक्योर हैं। ये 2017 की एक रिपोर्ट है और उनमें से 71% जो है वो इंडिया में ही रहते हैं। इसी तरीके से दुनिया में जितने माल नरिश्ड हैं उनमें से 24% इंडिया में ही हैं। और जो स्टंटेड ग्रोथ के चिल्ड्रन हैं वो लगभग 31% इंडिया में ही हैं। तो ये क्या कारण है कि हम फूड सरप्लस स्टेट हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ ये स्थिति है? इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, उनमें कहाँ कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है, इस पर रिपोर्ट में काफ़ी कुछ इंडिकेट किया गया है। अब ये देखिए कि जो यूनाइटेड नेशंस ने एजेंडा सेट किया है वो हैं 17 गोल्स, और इनको अगर माइन्यूटली देखा जाए तो ये 268 हो जाते हैं, 268। लेकिन कंबाइंड रूप में देखा जाए तो ये 17 गोल हैं और इन 17 गोलों को अचीव करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत से डिसीजंस ऑलरेडी ले लिए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डिसीजन तो बहुत सारे लिए हैं, लेकिन फिर भी और अधिक अच्छी तरीके से काम हो, इसके लिए डॉक्टर RS पड़ौदा कमेटी को नियुक्त किया गया और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि वो सजेस्ट करें रोड मैप कि एग्रीकल्चर को रिवाम्प कैसे किया जाए और यूनाइटेड नेशंस के जो सेट किए हुए गोल्स हैं उनको कैसे अचीव किया जाए। तो ये डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने काफ़ी अध्ययन के बाद ये पाया कि जो 17 गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने फिक्स किए हैं उनमें से 10 गोल ऐसे हैं जो कि सीधे एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं और इन गोल्स को अचीव करने की बहुत ही आवश्यकता है। आजकल हमारी कृषि जो है धीरे धीरे बीमार होता हुआ सेक्टर दिखाई दे रहा है और इसको उस बीमारी से कैसे निकाला जाए, हमने क्या गलतियां पास्ट में की हैं, उनको ख़त्म कैसे किया जाए और आगे हम एक अच्छे सेक्टर के रूप में रिवाम्प्ड होकर आगे कैसे बढ़ें, इन सब पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया है इस सेक्टर में, इस रिपोर्ट में। अब आप ये देखिए कि हमारे पास फूड सरप्लस है, फिर भी हमारे यहाँ पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी खड़ी हुई है। किसानों के जो इनकम है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो जो डॉक्टर पड़ौदा कमेटी है उस कमेटी ने ये कहा कि इस समय ये बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि हमारी जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे किसान भाई अडॉप्ट कर चुके हैं
या जो कृषि से संबंधित छोटे उद्योग, बड़े उद्योग हैं, वो जो अडॉप्ट कर चुके हैं, क्या वो ठीक हैं या एफिशिएंट हैं, और अगर एफिशिएंट नहीं हैं तो उनको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, या उनका कोई रिप्लेसमेंट हमारे पास है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए हम काम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके लिए तैयार हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का रिप्लेसमेंट दें और बहुत अच्छा दें, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ आएँ और कम्पिटिटिव हों वर्ल्ड लेवल पर। ऐसी टेक्नोलॉजी देने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस तैयार होने चाहिए। और जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनमें कहाँ कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ही ज़रूरत हो गई है, क्योंकि वो जो पॉलिसी थी अब तक उनका जो फ़ायदा था वो अब हो चुका है। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमारी ज़मीनें ख़राब हो गई हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, नेशनल मार्केट में कुछ अलग डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अलग डिमांड है, और हमारी जो खेती की जो एग्रीकल्चर के का साइज़ है, फार्म साइज़ है, वो छोटा होता चला जा रहा है। 86% किसान जो हैं वो छोटे किसान, मझोले किसान हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करेक्शन करना है, उसके लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और जो हमारी आज की पॉलिसी हैं उनमें उनको कैसे हम स्ट्रेंथन करें या उनकी जगह दूसरी पॉलिसी लाएं, इस पर बहुत अच्छी तरह से सोचने की ज़रूरत है। तभी ये जो पॉवर्टी, हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, या जो डिक्लाइन हो रही है इनकम फार्मर्स की, उन सब से हम निजात पा सकेंगे। इसके लिए बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने। अब इस कमेटी ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन ये दिया है कि ये समय आ गया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को हार्नेस किया जाए। अब ये बहुत ही व्यापक बात कही है। साइंस बहुत व्यापक है, और साइंस के द्वारा आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी आज बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं। इनोवेटर्स ने भी बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं, उनको हमने कितना अडॉप्ट किया है, और क्या जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए हमारे किसान भाई तैयार हैं, या हमारी इंस्टीट्यूशंस जो है इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने और उनका बैकअप करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब फ्रेंड्स, आपने खुद देखा होगा और मैंने भी देखा है कि साइंस का जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिनको ये समझ में आ गया है वो एग्रीकल्चर से जुड़ने लगे हैं। अब मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने IIT से BTech MTech किया हुआ है, IIM से उन्होंने डिग्रीज़ की हुई हैं, या बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से बाहर से भी उन्होंने डिग्री की हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर से अपने आप को जोड़ा है, और जोड़ने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। तो ये कमेटी का सुझाव जो है बहुत ही व्यापक सुझाव है, और इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, और ये तभी एप्लीकेशन हो पाएगी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस की, जब पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे। पॉलिसी का बैकअप अगर नहीं है तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसलिए इस पर भी जोर दिया गया है कि पॉलिसीज़ को रिविजिट किया जाए, अच्छी तरह से देखा जाए, उनका अवलोकन किया जाए, और आज के हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ को, पॉलिसीज़ को बनाया जाए। अब ये देखिए कि कमेटी का ये सुझाव है कि जो फिज़िकल प्रोडक्टिविटी को हम टारगेट हमेशा करते रहे हैं एग्रीकल्चर में, उससे हमें बाहर निकल के आने की ज़रूरत है, और उससे बाहर निकल के आने के लिए हमें एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, और इम्प्लीमेंटेबल और पॉलिटिकली फिजिबल सॉल्यूशंस हमें सामने लाने पड़ेंगे, और तभी हम जो फिज़िकल प्रोडक्टिविटी का जो माइंडसेट है उससे बाहर निकल के आना पड़ेगा, और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में तभी होगा। और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम तभी पूरा कर सकेंगे, और साथ ही हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम तभी उनको बचा सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने, कमेटी ने ये कहा है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए, और उसके लिए रेलेवेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ भी हमारे साथ होनी चाहिए, और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो जिसमें पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करे और प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी तरीके से ग्रो करें।
और दोनों का जब सहयोग होगा तो एग्रीकल्चर को बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। और इन सबसे ऊपर जो डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने कहा है कि कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की बहुत आवश्यकता पड़ गई है। इस समय जैसे जैसे साइंस का एप्लीकेशन बढ़ेगा और वैसे वैसे इसमें स्किल्ड और कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और साइंस का एप्लीकेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बढ़ेगा, तो इसमें जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो भी सम्मानजनक जॉब्स होंगे, इसलिए इसमें यूथ भी जुड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को तैयार करना है, कैसे हम अच्छा कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस तरीके से काम करना शुरू करें और फैसिलिटीज़ वहाँ डेवलप हों। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने ये दिया है कि जो केवीकेज हैं उनकी मैंडेट को एक्सपेंड किया जाए, इनको नॉलेज, स्किल और इनोवेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव है। अब वो टाइम नहीं रहा कि हमने कैसे बो दिया, कैसे काटो, कैसे रख दो, ये सब अब किसानों की समझ में आ चुका है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी समझ में आ चुका है। अब हमें उनको नॉलेज से और स्किल से, इनोवेशन से उनको सशक्त बनाना है। और जो यूथ है उसको भी नॉलेज, स्किल और इनोवेशन के बारे में अच्छी जानकारी देकर उनको सशक्त बनाना है, स्किल्ड बनाना है। और जो केवीकेज हैं वो एग्री क्लिनिक को इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करें। इसके साथ ही वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हेल्प करें। और जो पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर्स के साथ आगे आगे बढ़ेगी उसमें वो हेल्प करें, उनमें ट्रस्ट बढ़ाएं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। और मोटिवेट करते रहें वुमेन को और यूथ को कि वो एग्रीकल्चर से जुड़ के कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ़ायदा पा सकते हैं। और ये जो है अगर अपना लिया जाता है, केवीकेज की मैंडेट अगर अच्छी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो निश्चित ही ये गेम चेंजर होगी। अब आप देखिए कि जो डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने ये कहा है कि हमारे देश में बहुत सारे मिशंस चल रहे हैं और मिशन के अंदर मिशन चल रहे हैं। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल हम बताएं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसके अंदर मिनी मिशन राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, इसी तरीके से और सारे छोटे छोटे मिशंस, अलग अलग जो मिशन हैं उनके अंदर चल रहे हैं। और मिशंस की संख्या भी काफ़ी है। ये सब देखिए कितने मिशन हैं। लेकिन इन मिशंस की मैंडेट के हिसाब से क्या ये अपनी उसको पूरा कर रहे हैं जो इनकी मैंडेट थी? इसको असेस करने की बहुत ही आवश्यकता है। और ये असेसमेंट कौन करेगा? हालांकि डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इनके रीऑर्गेनाइज करने के लिए कई सजेशंस दिए हैं और ये भी सजेशन दिया है कि भाई अगर कोई नया मिशन की आवश्यकता हो तो उसको भी इसमें ऐड किया जाए और जो पुराने मिशन जो अब रेलेवेंट नहीं रहे हैं उनकी जगह कोई दूसरे मिशंस लाए जाएं और जो मिशन अच्छी तरह काम कर रहे हैं उनको और सशक्त बनाया जाए। इस तरह की जो रिकमेंडेशन है वो डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने दी हैं। इन पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं मिशंस पर, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की रिकमेंडेशन डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने दी है। और ये भी उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो 5 मिशन जो हैं उनको और इंट्रोड्यूस किया जाए। नेशनल मिशन ऑन यूथ को सशक्त बनाने के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर को नए ज़माने के हिसाब से आगे ले सकें। और इसी तरह से फिशरीज़ डेवलपमेंट के लिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल डेवलप करने के लिए मिशन बनाए जाएं जो अभी तक नहीं है और आगे आगे इनकी ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब को देखते हुए डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन ये दी है कि हमारे नेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स, योजनाएं बहुत अच्छी बन जाती हैं और सरकार उनको फंड्स भी एलोकेट कर देती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कई कारणों से नहीं हो पाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो अलग अलग स्टेट्स में सरकारें जो हैं अलग अलग तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर देती हैं या कुछ कर भी नहीं पाती हैं।
तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर्स वेलफेयर काउंसिल बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर खुद करें, ताकि जितने भी ये इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उन सबको देखा जाए, उनके ऊपर निगरानी रखी जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म तरीके से सभी जगह होना चाहिए। इसके लिए ये जो काउंसिल है वो काम करे। और इसी तरीके से उन्होंने एक दूसरा बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि जो फार्मर्स वेलफेयर कमीशंस हैं वो हर एक स्टेट में होना चाहिए। वो भी ये काम करें कि जितनी योजनाएं उनके स्टेट्स में चल रही हैं या जितने मिशंस चल रहे हैं, उन सब को समय समय पर अच्छी तरीके से उनका इम्पैक्ट असेसमेंट करें। अगर वो उनका इम्पैक्ट कुछ आ रहा है तो उनको ठीक है चलने दें, या उनमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको सजेस्ट करें, या स्टेट के हिसाब से कोई और मिशन की ज़रूरत है तो उसका सजेशन दें। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ताकि वो जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो सही तरीके से हो। इस सब को लागू करने के लिए कहा गया है। फ्रेंड्स, अब एक मुद्दा है सब्सिडीज़ का, और ये मुद्दा अक्सर उठता रहता है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं। तो ये डॉक्टर आर.एस. पड़दा कमेटी ने इस विषय के ऊपर काफ़ी अध्ययन के बाद अपने सजेशंस दिए हैं। कमेटी का कहना है कि ये जो सब्सिडीज़ का दायरा है वो बहुत बढ़ा दिया है और इसका कोई टारगेट रखा नहीं, इसलिए ये एक तरीके से बोझ बन गया है। कमेटी ने ये पाया कि 2017-18 में एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों को हर साल 2.4 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है, और अगर इसमें हम लोन माफ़ी को भी जोड़ लें तो ये 3.84 लाख करोड़ की सब्सिडी हो जाती है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारी अर्थव्यवस्था इससे ज़्यादा सब्सिडी का बोझ शायद अभी नहीं सहने के लिए तैयार है। और ये सब्सिडी जो हैं इनका लाभ कम हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फार्मर्स के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है। और ये डिस्पैरिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो सब्सिडीज हैं उनका फ़ायदा जो बड़े किसान हैं वो उठाते हैं और छोटे किसान, मझोले किसान इनसे वंचित रह जाते हैं। इस वजह से सारा का सारा पैसा जो बड़े किसानों तक जाता है और छोटे किसान पीछे रह जाते हैं। दूसरा ये है कि जिस चीज़ में सब्सिडी दी है उसका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि टारगेटेड नहीं थी। अब जैसे बिजली पर सब्सिडी दी तो इतनी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ज़मीन से निकाला गया कि अब पानी ज़मीन में बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ मिल ही नहीं रहा। रेगिस्तान की तरफ ज़मीनें बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इसी तरीके से पानी का दोहन होता रहा तो जो ग्रीन बेल्ट है उसमें पानी होगा ही नहीं। इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ऐसा किया गया कि उसमें पर्यावरण भी ख़राब हुआ, जन स्वास्थ्य भी ख़राब हुआ, पानी ख़राब हो गया, ज़मीनें ख़राब हो गई। तो ये जो तरीका था सब्सिडी देने का, उसमें अब सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए अब और दूसरा ये नुकसान हुआ कि इतनी बड़ी सब्सिडी जब दे दी गई तो पैसा डेवलपमेंट के कार्यों के लिए बचा ही नहीं। अब ये देखिए कि सिर्फ 60,000 करोड़ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हर साल एलोकेट होता है, जबकि सब्सिडीज के लिए 3.84 लाख करोड़ होता है। तो कहाँ 60,000 करोड़, कहाँ 3.84 लाख करोड़। और इसका अगर रिटर्न आए तो कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कमेटी ने सब्सिडीज़ को ख़त्म करने के लिए नहीं कहा। कमेटी ने कहा है कि सब्सिडीज़ बनी रहें लेकिन इनको टारगेटेड किया जाए और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि हर एक किसान तक सब्सिडी पहुँचे। तो उन्होंने कहा है कि जो अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करने वाले किसान हैं उनको सब्सिडीज मिले, जो जिनसे ज़मीनें ख़राब ना हों, पानी की बचत हो और गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हों, या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हों, या प्रिसीजन फार्मिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे पर्यावरण सुरक्षा भी है, ज़मीनों की सुरक्षा भी है और नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा भी है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री की सुरक्षा भी करें, उन सब को मिलनी चाहिए।
और जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है वो सॉइल हेल्थ कार्ड के बेस पे मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हर एक के लिए ये अलग अलग कैलकुलेशन करना शायद मुश्किल हो, इसलिए कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि किसानों को सब्सिडी का इस तरीके से दी जाए कि इनपुट सब्सिडी और इंश्योरेंस और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जो और सब्सिडीज दी जाती हैं उन सबको मिला के 15,000 रुपये प्रति हेक्टर बनता है। और जो दूसरी सब्सिडीज हैं फर्टिलाइज़र पर जो दी जाती है या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए दी जा रही हैं या और इससे लिंक्ड जो एरियाज हैं जिसमें सब्सिडी दी जाती है उनका जो बनता है वो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बनता है। दोनों को अगर मिला लें तो ये 25,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से सब्सिडी बनती है। तो कमेटी की ये रिकमेंडेशन है कि ये 25,000 रुपये प्रति हेक्टर उन सभी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र होना चाहिए जो खेती कर रहे हैं, और 4 हेक्टर से कम की खेती या 4 हेक्टर वाले किसान उनके बैंक खातों में ये जाए। इसी से ये सब्सिडी का फ़ायदा सबको मिलेगा। और इससे एक ये भी होगा कि किसान जो है अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए अट्रैक्ट होंगे, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, ज़मीन को ख़राब होने से बचाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे। ये सब चीज़ें तभी होंगी। हमारा इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडीज़ में जा रहा है उसका रिटर्न प्राप्त करने का एक यही तरीका है कि सब्सिडीज़ को टारगेटेड कर दिया जाए और एक छोटे से ग्रुप के किसानों तक ही सीमित न रहे, वो हर एक किसान तक पहुँचे। अब फ्रेंड्स, एक दूसरा ज्वलंत मुद्दा है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। कमेटी का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलनी चाहिए और इसके लिए जो फार्मूला है C2 उसके अनुसार जो प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट होती है उसका 1.5 गुना एमएसपी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन साथ ही इस कमेटी ने ये कहा है कि एमएसपी का स्ट्रक्चर बदलने की आवश्यकता है। इस समय ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें बड़े किसानों को फ़ायदा होता है और उसमें भी जो गेहूं और धान उगाने वाले क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, और छोटे किसान और मझोले किसान या पट्टे पर खेती करने वाले किसान जो हैं वो इसके फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं। तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर बदलने की आवश्यकता है और इसको लिंक करना चाहिए दूसरी क्रॉप्स के साथ। और अगर कोई अच्छी प्रैक्टिसेस अपना रहा है तो उसके लिए अच्छी प्राइस मिले, तभी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। ख़ासकर जैसे ऑर्गेनिक खेती अगर कोई कर रहा है या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की प्रैक्टिसेस को अपना रहा है या पानी बचा रहा है, इस तरह के, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक अलग प्राइस सिस्टम होगा तो दूसरे भी अट्रैक्ट होंगे डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। साथ ही कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि जो वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं या फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट होने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पर अचानक ही कोई न कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है कि वो अपना सारा प्रोड्यूस खो बैठते हैं और उनको या तो बहुत कम रेट में बेचना पड़ता है अपना प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस सारा ख़त्म ही हो जाता है। तो उनके लिए प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम पेमेंट का लागू करना चाहिए। जितने भी किसान जो क्लीन इंडिया के लिए, ग्रीन इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उस तरह की अपना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अगर अच्छी कॉस्ट मिले, अच्छी एमएसपी मिले तो लोग जो हैं राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन से बाहर निकल के आएंगे। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बदलने की आवश्यकता है। अब एक और मुद्दा है जो कि काफ़ी आजकल गरमाया हुआ है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इस विषय पर भी डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये पाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करना ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो हमारा एक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 का, और एक है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 का, इनको लागू करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही छोटे किसानों और मझोले किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिससे वो खेती से लाभ उठा सकते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना सकते हैं। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें या एफपीओज़ बनाएं
और वो सब मिलकर काम करें, तभी ये छोटी फार्मिंग वाले किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, लेकिन जो छोटा किसान है वो उनको कैसे हार्वेस्ट करेगा? उसे रिसोर्सेज को जहाँ पूल हो रहे हों उनके साथ लगना पड़ेगा, और उनको जो रास्ता दिखाने वाले हों उनके साथ लगना पड़ेगा। तो कमेटी ने कहा है कि उनको इस तरफ मुड़ना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल देश विदेश में जो मार्केट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये ट्रेसेबिलिटी की एक इशू आ जाते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के वो किस कंडीशन में पैदा हुए, किसने पैदा किए, और इनमें क्या क्या ध्यान रखा गया है। जो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी इशू आते हैं तो वो छोटे किसान को पता नहीं होता है। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी कंपनी के साथ, उनको ये सब पता है और वो उस हिसाब से फार्मर को गाइड करेंगे, उसी हिसाब से इनपुट किसानों को देंगे, और तब उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका एक अच्छा पैसा उनको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में जो मुद्दे बताए गए, रिपोर्ट में जिनकी चर्चा हुई है, आशा है आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस बारे में सहायता करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक लोग जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक पहुँचेगी। आप कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में है वो मैं अगले वीडियोज़ में डालूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।